नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में जब लोगों से मिलने जाए, लोग कहे अगर आपको झुग्गी झोपड़ी में नजर आते हैं तो आप उनसे कहना कि यहां 23 तारीख के बाद बीजेपी सरकार बनाने वाली है। कहना मोदी आए थे, उन्होंने कहा कि अब घर पक्का बन जाएगा, मेरा यहाँ का हर कार्यकर्ता मोदी है, आप वादा कर देना, मैं पूरा करूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड बीजेपी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते। झारखंड में पहले अमित शाह की हुंकार, अब मोदी की ललकार। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में बीजेपी का बेड़ा लगाएगी पार। मोदी की गारंटी झारखंड को देगी बांग्लादेशी घुसपैठियों से सिक्योरिटी। मोदी की गारंटी वाला दाव क्या जेएमएम कांग्रेस के गेम पर करेगा घाव। झारखंड का रण, प्रधानमंत्री मोदी का प्रण। ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर तो बोले, लेकिन हेमंत का कोई जिक्र नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस को परिवारवादी कहा, यानी झारखंड चुनाव में चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार जेएमएम और कांग्रेस को सियासी घाव दे रहा था। झारखंड में पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी, फिर अब प्रधानमंत्री मोदी की ललकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में जीत के हुंकार भरी, तो वही महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री जहां कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, तो वहीं बीजेपी का संकल्प पत्र को रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित बता रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गिन गिन कर कांग्रेस और जेएमएम पर वार पर वार कर रहे थे। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा,
स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जहां एक तरफ झारखंड पहुंच जेएमएम कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी गिन गिन कर वार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी से उनके झारखंड को लेकर किए गए एक एक वादों को याद दिला रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछ लिए। सवाल नंबर 1, कोरबा, लोहरदगा और चतरा गया रेलवे लाइन का क्या हुआ? वो इंजीनियरिंग का कॉलेज कहां है जिनका नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था? सवाल नंबर 3, कोडरबा में मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? यानी प्रधानमंत्री मोदी झारखंड चुनाव में सियासी माहौल को गरमा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अब इसे अपने पक्ष में कैसे बुलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हुंकार भरकर चले गए, मगर अब उनके बयानों से उठा तूफान नया सियासी पैगाम लेकर आएगा, ये भी तय है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी की जरूरत है और आगे उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे राज्य पर घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों को राज्य में घुसने देने का भी आरोप लगाया और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बताया। शर्मा ने कहा कि हमें झारखंड में घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी और इस तरह के सर्वेक्षण करने होंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम यूसीसी लाएंगे, लेकिन हम आदिवासियों को इससे दूर रखेंगे। अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। जैसे वो पैसा कानून चलेगा बोल रहे हैं, पैसा कानून का विधि स्टार्ट क्यों नहीं किया और आज तक उन्होंने विधि नहीं बनाया। आज एसपीटी और सीएमटी कानून होते हुए आज कैसे अपना घुसपैठियों का जमीन हो गया। अगर कोई घुसपैठी आदिवासी बहन को शादी करता है तो उनका बेटा बेटियों को जमीन मिलना सही है कि नहीं सही? तो कानून तो हमें सही है ना। अगर कानून नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा तो पूरा झारखंड तो घुसपैठियों ने कब्जा कर लेगा। और हेमंत सोरेन वही चाहते हैं कि झारखंड घुसपैठी आते रहे, उनका वोट बैंक बनते रहे, वोट वही चाहते हैं। घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आपने यहाँ शरण दे रखा है और घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। घुसपैठियों का बाहर निकालने का बात नहीं करता है, जाके वो शेख हसीना तक पहुंच गया। अरे भाई, हम संथाल का बात कर रहा हूँ, शेख हसीना का बात नहीं कर रहा हूँ। हम जमाई टोला का बात बोल रहा हूँ। घुसपैठियों को शिनाख्त करने के लिए एनआरसी और एनआरसी जैसे सर्वे हमें करवाना ही पड़ेगा। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोले यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन हमारे आदिवासी समाज यूसीसी का दायरा में नहीं आएगा। आदिवासी समाज अपना रीति परंपरा का साथ रहेगा। बाकी समुदाय के लिए यूसीसी जरूरी है। यूसीसी आएगा तो उससे डेमोग्राफी को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब के 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। त्योहारों को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटिंग को एक हफ्ते तक टालने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। बता दें कि 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की वोटिंग को टालने के लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत 6 दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। पार्टियों का कहना था कि कई त्योहारों के चलते 13 नवंबर को वोटिंग कम हो सकती है। हालांकि चुनाव के नतीजे 13 नवंबर को ही आएंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि यूपी में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने थे। जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया। यूपी उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में अब उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब उपचुनाव 13 नवंबर नहीं बल्कि 20 नवंबर को होना है। यानी कि तारीख तो बदल गई है और इस बार विपक्षी पार्टियां अलग तेवर में भी नजर आ रही हैं। एक के बाद एक पोस्टर के जरिए सपा राज्य सरकार का घेराव कर रही है। सपा ने मठाधीश के काटने वाले बयान पोस्टर लगाया तो उसका तगड़ा जवाब आया। देखिए खास रिपोर्ट। उनको भी निष्पक्ष होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर याद हो जाएगा, याद करके हमें दंडित करने का काम करें। तो सुना आपने सपा के दिग्गज और अखिलेश के चाचा जान शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। सपा महासचिव शिवपाल अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं और ये कहते हुए कि नोट करो, सब अधिकारियों के नाम, सरकार आने पर इन सब से निपटा जाएगा। जो भी अधिकारी उनको भी निष्पक्ष होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर याद हो जाएगा, याद करके हमें दंडित करने का काम करें। दरअसल शिवपाल गए तो थे एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के प्रचार के लिए, मगर सीसामऊ में कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश देते देते शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं को ये फरमान सुना दिया। खैर, ये तो बात रही सियासी धमकी की, मगर अब बात करते हैं पोस्टर वाली पॉलिटिक्स की, जो इन दोनों यूपी की सियासत का नया फसाना बन रही है। क्योंकि यूपी उपचुनाव को लेकर पोस्टर वाला तनाव भी नजर आ रहा है। एक पोस्टर का जवाब दूसरे पोस्टर से दिया जा रहा है। जी हाँ, लखनऊ से उठा ये पोस्टर वाला तूफान अब काशी तक जा पहुंचा है। कटेंगे तो बटेंगे वाले पोस्टर से उपजी सियासत रोज नए रंग दिखा रही है। सपा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें मठाधीश लिखकर सीएम योगी को इशारों ही इशारों में घेरने की कोशिश की गई। तो इसका जवाब अब काशी से भी सामने आया है। दरअसल ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है, जिसमें बटोगे तो कटोगे साथ बांग्लादेशी की घटना का भी जिक्र किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, फैसला आपका। चलिए अब जरा वार का भी पलटवार देख लीजिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर भी सुर्खियां बटोर रहा है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया है। इससे पहले जो पोस्टर चर्चा में आया था उसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। खैर, चुनाव में बयानबाजी तो है ही, लेकिन इस चुनाव में पोस्टरबाजी का भी दबदबा है। पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जा रहा है, मगर असली रणनीति बीजेपी अब दिल्ली में भी तैयार कर रही है। क्योंकि रविवार को लखनऊ से दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि खबर पक्की है कि
कि मुलाकात में उपचुनाव को लेकर रणनीति को भी धार दी गई। यानी उपचुनाव है, दिल्ली से लखनऊ तक तनाव है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी देते हुए महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती को 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया है। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी। मंत्री ने बताया कि सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया है। शिक्षक अब 5 वर्ष की जगह न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु नियमावली उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पोस्टर वार का असर अब लखनऊ से निकलकर छोटे शहरों में भी दिखने लगा है। बलिया के टीडी कॉलेज चौराहे पर बीजेपी के जिला मंत्री द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। इस पोस्टर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का फोटो लगा हुआ है। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के दौरान इसी से मिलता जुलता नारा भी लगाया गया था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाजपा के इस पोस्टर से कहीं मथुरा की तैयारी तो नहीं की जा रही। वहीं पोस्टर लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि जिस तरह प्रभु श्री राम अयोध्या के रहने वाले थे और उनका भव्य मंदिर सरकार और कोर्ट के आदेश से बनकर तैयार हुआ है, उसी तरह भगवान कृष्ण मथुरा के रहने वाले हैं, तो वहां भी भव्य मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद को वहां से हटाना चाहिए। इसलिए पोस्टर लगाकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। संतोष सिंह, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी बलिया। तो ये जो आपने पोस्टर लगाया है, क्या मकसद है इसका? पोस्टर लगाने का मकसद ये है कि अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ था और आज जो है सरकार की पहल पर कोर्ट के आदेश के माध्यम से जो है वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो भी गया है। भारत के साथ साथ समूचे विश्व के सनातनी वहाँ पहुँचे, रामलला का दर्शन किया। और इसी तरह आप सब भी जानते हैं कि कृष्ण लला का जन्म जो है मथुरा वृंदावन में हुआ था। आप भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। तो हमारी एक फीलिंग है, एक भावना है कि जब रामलला का मंदिर जैसे बना, उसी तरह भव्य कृष्ण मंदिर का जो है वहाँ पर निर्माण हो वृंदावन में। और जो मुगल काल के समय जो गलत नियत से जानबूझ करके हम सनातनियों की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए मुगल राजाओं द्वारा जो वहाँ पर उसमें मस्जिद का जो निर्माण हुआ है, हमारे हिसाब से वो गलत है। वहाँ से मस्जिद को पूरी तरह से हटा देना चाहिए और पूरा जो कृष्ण लला का जो प्रांगण है वो कृष्ण लला के मंदिर के ही पास होना चाहिए। पोस्टर के माध्यम से जो है हम अपनी भावना जनता के सामने, पब्लिक के सामने प्रकट किए हैं। और पोस्टर लगाने का एक उद्देश्य ये भी है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पर जो है भव्य कृष्ण लला का मंदिर हो। मैनपुरी बार एसोसिएशन दीवानी अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गाजियाबाद की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। तो वहीं गाजियाबाद में तैनात जिला जज द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने से नाराज मैनपुरी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। निहत्था अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उच्च स्तरीय जांच कराने की उन्होंने मांग की। वर्तमान में जिला जज गाजियाबाद, जिनकी इस नियुक्ति से पहले नियुक्ति जिला जज मैनपुरी के रूप में थी, और उनके द्वारा जो गाजियाबाद में कराया गया, ऐसा ही प्रयास उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में भी एक ऐसे आंदोलन के खिलाफ कराया गया था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। और आपको माध्यम से बताना चाहूंगा
कि मैनपुरी का जो संघर्ष अधिवक्ता तथा कथित जिला जज के खिलाफ मैनपुरी में लड़ रहा था, वह लड़ाई थी जजों के मौजूद रहते 20-20 रुपए 50-50 रुपए की रिश्वत लेना। इसके खिलाफ जो लड़ाई मैनपुरी के वकीलों ने लड़ी थी, उस लड़ाई को कुचलने का प्रयास जिला जज उस समय के मैनपुरी, जो वर्तमान में जिला जज गाजियाबाद है, उनके द्वारा किया गया। और व्यक्तिगत रूप से मुझे उन्हीं जिला जज के द्वारा ये धमकी दी गई कि यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे तो आपको जेल भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन जनपद मैनपुरी के क्रांतिकारी अधिवक्ताओं के सहयोग की वजह से न तो जिला जज मैनपुरी में लाठीचार्ज करवा पाए और न सौरभ यादव को जेल भेज पाए। वही कुचक्र उन्होंने जाकर गाजियाबाद में किया है और कोर्ट रूम के अंदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एडवोकेट के ऊपर निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कराने का काम किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरा का पूरा अधिवक्ता इस बर्बरता के खिलाफ आंदोलित है। और उस आंदोलन की मांग के रूप में प्रथम मांग ये है कि तत्काल जिला जज को सेवा से बर्खास्त किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। दूसरी मांग हम लोगों की ये है, एक गलत आदेश को मानते हुए, एक तथाकथित जिला जज के आदेश को मानते हुए हमारे निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज जिन पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने की है, उनके खिलाफ तत्काल FIR हो, ऐसे पुलिसकर्मी तत्काल जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाए। बाराबंकी में आज से यातायात माह का शुभारंभ किया गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए हर साल नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। बाराबंकी पुलिस लाइन में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दी और लोगों को जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यातायात माह मनाने का एक यह भी उद्देश्य है कि लोगों का जीवन अमूल्य है, इसलिए इस यातायात माह के दौरान लोगों को जागरूक किया जाता है कि रोड पर बाइक चलाते समय हेलमेट, कार ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाकर सुरक्षित ड्राइविंग करें। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक रेस्टोरेंट में कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ पुराने विवाद के चलते मारपीट की है। मारपीट की पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला हापुड़ सिटी कोतवाली के दिल्ली रोड स्थित एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभल जिले में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। यहाँ एक नवजात बच्चा कूड़े के ढेर में मिला है। मिट्टी में दबा मिला। नवजात के रोने की आवाज सुनकर वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे मिट्टी के ढेर से निकाला और पुलिस की मदद से जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं मिट्टी में दबी हुई नवजात बच्ची का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।